इसमें क्या होता है कि फूड बोर्न डिजीज में जो फूड होता है वो किसी ना किसी सोर्स के थ्रू जब कंटेमिनेट हो जाता है, चाहे वो वाइल हैंडलिंग, प्रोसेसिंग और एक ए लेवल स्टार्ट मतलब कि जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है, फूड पे वर्क होना स्टार्ट हुआ है, प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई है, वहां से लेके कंज्यूमर को मिलने तक जिस तरह उसमें कंटेमिनेशन का कोई भी सोर्स हो जाता है। जब फूड कंटेमिनेट हो जाता है और वो कंटेमिनेट फूड हम जब कंज्यूम कर लेते हैं तो उससे जो हम लोगों की हेल्थ पे इफेक्ट होता है, हम लोग बीमार होते हैं, हमें कोई डिजीज जो होती है वो डेवलप हो जाती है, या कोई हम लोगों की हेल्थ पे जो है उसका बहुत बुरा इफेक्ट होता है, उसको हम कहते हैं फूड बोर्न डिजीज। इस पिक्चर में भी दिखाया गया हुआ है, एज यू गाइस कैन सी के ऑलरेडी एक बंदा इन्फेक्टेड है, उसमें ऑलरेडी कंटेमिनेशन जो है वायरसेस या बैक्टीरिया के थ्रू हुई हुई है, ठीक है। वो जाके किसी फूड को जो है वो पकड़ लेता है, टच कर लेता है, कुछ भी कर लेता है और उसको छोड़ देता है, ठीक है। ये जो होती है फूड बोर्न डिजीज की डिपेंड करता है वायरसेस के थ्रू हो रही है, बैक्टीरिया के थ्रू हो रही है, या पैथोजेंस उसमें प्रोटोजोआ के थ्रू हो रही है, किसके थ्रू हो रही है उस पर डिपेंड करता है। उसके हिसाब से इसकी टाइमिंग भी होती है और कितनी देर तक उसने बॉडी में स्टे करना है, उससे क्या आफ्टर इफेक्ट्स क्या है, वो सब कुछ जो है वो होता है। अगर वो एक इन्फेक्टेड पर्सन इस तरह फूड को अपना जो कंटेमिनेशन है वो ट्रांसफर उसका हो जाता है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो उसी टाइम इंस्टेंट नहीं होती है, ठीक है। कि आपने अगर कोई कंटेमिनेटेड फूड खाया है तो वो इंस्टेंटली आप पे इफेक्ट नहीं करेगी। उसमें जो बैक्टीरिया फूड में एंटर हुआ होता है उसको टाइम चाहिए होता है, जब वो ग्रो करता है वो अपने लेवल पे आ जाता है जो उसको रिक्वायर होता है, उसके बाद जो पर्सन होता है उसके अंदर ये कोई ना कोई डिजीज कॉज करता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कॉमन है वो है फूड पॉइजनिंग कॉज करता है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि किसी बंदे ने ये फूड कंज्यूम किया तो उसकी थोड़ी देर बाद ही डेथ हो जाती है, तो वो उसमें पॉइजनस जो होते हैं सब्सटेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से होती है। और बहुत सिवियरिटी में चला जाए अगर ये कोई भी हम लोगों ने कंटेमिनेटेड फूड खाया होता है जिसमें बैक्टीरिया या वायरसेस ज्यादा होते हैं, तो उसकी भी इंस्टेंट डेथ नहीं होती है, लेकिन सिवियरिटी के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम उस बंदे की डेथ हो जाती है। पैथोजन ये मैंने अब अच्छे से क्लियर कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद द इथियोलॉजी ऑफ फूड बोर्न डिजीजेस, उसकी हम इथियोलॉजी देखते हैं कि फूड बोर्न डिजीज की ये डेफिनेशन बताई हुई है कि फूड का किसी भी चीज के साथ एक्सपोयर जो होता है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, जो है वो ह्यूमन हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद ये क्रॉनिक भी हो सकते हैं और एक्यूट भी हो सकते हैं, और थ्रू केमिकल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं। और उसके बाद रेजिड्यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ये आगे हम डिटेल में बताएंगे कि ये सारी केमिकल सब्सटेंसेस या रेजिड्यूज कहाँ से आते हैं। वेटनरी ड्रग्स जो होते हैं, फिर उसके बाद अनलॉफुल फूड एडिटिव्स हम लोग जो है वो यूज कर लेते हैं। अनलॉफुल अनलॉफुल ये होते हैं, यहाँ पे वर्ड हलाल के लिए हम लाफुल वर्ड यूज करते हैं, अनलाफुल के लिए हराम का वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ये आप लोग आगे जाके फंडामेंटल ऑफ हलाल फूड्स पढ़ोगे, जो मैं आजकल 7th सेमेस्टर वालों को पढ़ा रही हूँ, उनके लिए लाफुल एंड लाफुल बहुत ज्यादा हुआ है बेचारों के लिए। माइकोटॉक्सिन्स होते हैं, बायोटॉक्सिन्स होते हैं, रेडियो न्यूक्लाइड्स होते हैं। ये फूड में इंटेंशनली भी ऐड किए जाते हैं और अनइंटेंशनली भी। इंटेंशनली ऐड इस तरह होते हैं कि एक अमाउंट होती है, एक जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जितना उनको बताया कि इतनी अमाउंट ऐड करनी है, अगर वो उससे हाई हो जाए या फिर उसके बाद और उसके इंग्रेडिएंट्स में कोई जो है प्रॉब्लम हो जाए, इसको हम कह सकते हैं इंटेंशनली एडेड होते हैं, ठीक है। ये चीज आ जाती है। फिर अगर हम लोग कंटेमिनेटेड इस तरह की कोई कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं तो वो भाई उसने हमारी हेल्थ पे जो है इफेक्ट करना है और नेगेटिव इफेक्ट ही करना है अगर कंटेमिनेटेड हो। फिर उसके बाद डब्ल्यू एच ओ किसे कहते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 1 in 3 people worldwide suffer from a foodborne disease। इसमें ये होता है कि 3 में से एक बंदा जो होता है वो सफर करता है। अब ये होती प्रॉब्लम, ये आप लोग कई दफा नोट करोगे कि सपोज एक ग्रुप है, उसमें से कुछ लोग
3 का ही कह लो कि गए हैं, 2 को जो है वो इतना कोई इसका प्रॉब्लम नहीं हुआ, 1 बंदा इससे ज़्यादा अफ़ेक्ट हो जाता है। वो रीज़न ये होती है कि उसकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। कुछ जिन लोग होते हैं वो जो कहते नहीं है लक्कर हज़म, पत्थर हज़म, समथिंग लाइक दैट, वो चीज़ होती है कि वो कुछ भी खा लें, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो ओवरकम कर लेती है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, वो इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर सकती है। 1 सेकंड स्टूडेंट। ओके, सो डब्ल्यूएचओ एस्टिमेटेड दैट 1 इन 3 पीपल, ये मैंने आपको बता दिया कि ये इम्यूनिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो उस पे ओवरकम कर सकता है, लेकिन अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है तो वो मे बी एक्यूट भी हो सकता है, वो क्रॉनिक भी हो सकता है, और वर्स अगर उसकी वर्स्ट सिचुएशन देखें तो इवन डेथ भी हो सकती है। सो इम्यूनिटी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। यही चीज़ कोरोना वायरस में भी है कि जिस बंदे की इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो उसको, चाहे उसकी एज, कहते हैं ना कि ये ज़्यादा जो एजेड होते हैं, लोग एजेड हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम कॉज़ करता है कोरोना वायरस। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिनकी एज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने कोरोना में फिर भी सर्वाइव किया है, जस्ट बिकॉज़ कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। तो इम्यूनिटी पे भी ये सब कुछ डिपेंड करता है। उसके बाद आ जाता है 1.8 मिलियन पीपल जो है वो डाई फ्रॉम स्वेयर फूड एंड वाटरबोर्न डायरिया रिलेटेड इलनेस, जितनी भी इसमें होती हैं। उसके अंदर बाद आ जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है सबसे ज़्यादा। केमिकल कंटेमिनेंट्स भी होते हैं जो कि नेचुरली भी होते हैं, और कुछ जो होते हैं इंटेंशनली और खुद जो इंट्रोड्यूस भी करवाए जाते हैं एज अ वो एडिटिव के तौर पे भी उनको डालते हैं। लेकिन वही बात इंग्रेडिएंट्स का और उसकी क्वांटिटी का इशू आ जाता है। फिर कंपाइलोबैक्टर और साल्मोनेला जो है सबसे मोस्ट कॉमन ये स्पीशीज है जो सबसे ज़्यादा फूडबॉर्न डिजीजेस कॉज करती है, और इससे 99% जो डिजीजेज है, केसेस आते हैं, वो इन दो साल्मोनेला और कंपाइलोबैक्टर की वजह से आते हैं, जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करते हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कि मोस्ट केसेस ऑफ फूड बोर्न डिजीज आर नॉट रिपोर्टेड, द ट्रू डायमेंशन ऑफ द प्रॉब्लम इज अननोन। बहुत सी ऐसे होते हैं कि उसमें नहीं पता चलता है कि इस वजह से हो रहा है या क्या, वो और सोर्सेज भी हो सकते हैं। और फूड की जो सेफ्टी है वो डब्ल्यू एच ओ का आपको फुल फॉर्म होपफुली पता होनी चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रायोरिटीज है उनमें से फूड सेफ्टी जो है 11 प्रायोरिटीज में से आती है। उसके बाद अगला हम देखते हैं डेंजर ऑफ फूड बोर्न डिजीज क्या होता है। अगर एक बंदा फूड बोर्न से इन्फेक्टेड हो जाता है, ये एक हम लोग वैसे एक बताया हुआ है कि इससे क्या क्या बंदा, किससे इंडिविजुअली उसकी फैमिली इनकम अफेक्ट हो सकती है, मेडिकल एक्सपेंसेस उसके ज्यादा हो सकते हैं। फिर उसके बाद उसकी हेल्थ को उस डिजीज से ओवरकम करने के लिए उसकी डाइट का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है। मतलब इन शॉर्ट आपके एक्सपेंसेस और ज्यादा हो जाते हैं। इस्टेब्लिशमेंट में क्या आ जाता है इसकी के लॉस ऑफ कस्टमर्स एंड सेल्स। ठीक है, उसमें क्या होता है, अगर आपने किसी जगह से फूड खाया है, कंज्यूम किया है, और अगर वो सही नहीं रहता है, उसकी वजह से आपको कोई इशू हो जाता है, तो आपके कस्टमर भी खत्म हो जाते हैं और आपकी सेल भी बहुत कम हो जाती है। इंश्योरेंस प्रीमियम का इशू आ जाता है, लोअर्ड एम्प्लॉय मोरल। ठीक है,
उसके बाद आ जाते हैं इंक्रीज एम्प्लॉय टर्नओवर। ये जो इशू होते हैं ये हम लोग कमर्शियल जो रेस्टोरेंट्स वगैरह के लिए होते हैं ये उसमें इश्यूज आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। द वर्ल्ड फूड समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय FAO इन 1996 उन्होंने ये डिफरेंट जो है अपनी स्टेटमेंट्स दी थी। उसमें द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रेजोल्यूशन ऑन फूड सेफ्टी फ्रॉम मई 2000 स्टेटेड दैट, अब ये डिफरेंट उन्होंने समरीज दी हुई है कि जो एक न्यूट्रिशियस फूड सप्लाई करना चाहिए और उसके बाद जो एक अफेक्टेड पर्सन होता है उसको फूड बॉर्न डिजीज से उसको नेशनल एंड व्हेन अप्रोप्रिएट उसको एक अच्छा सर्विलियंस जो होता है वो प्रोवाइड होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है इंश्योर करना चाहिए कि सेफ फूड सप्लाई किया जा रहा है और लोग जो हैं आपको सेफ फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, हेल्थी फूड होना चाहिए। इसका जो है वो इकोनॉमिक भी है, जो इकोनॉमिकली भी जो है वो या क्यों बच्चे लेट आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ फूड बॉर्न डिजीज आ जाती है, तो उसमें फूड बॉर्न इन्फेक्शन आ जाते हैं और ये किसके थ्रू फूड बॉर्न इन्फेक्शन है कॉज ड्यू टू कोई मैम पैथोजेनिक। ये इस टाइम मैम जी क्यों होगा? फूड सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये आगे आपको सारा बताएगी, सही उसके बाद समझ। आप जो क्वेश्चन करोगे उसको। ये मुझे समझ नहीं आ रही है अब क्यों आ रहे हैं स्टूडेंट इतनी लेट नहीं आया। फूड सिक्योरिटी मैम में इंटरनेट आगे प्रॉब्लम होती है, सॉरी इंटरनेट प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। ओके सो फूड बॉर्न इन्फेक्शन हम लोग इसके पहले बारे में पढ़ लेते हैं कि फूड बॉर्न इन्फेक्शन क्या होता है। फूड बॉर्न इन्फेक्शन किसके थ्रू होती है कि कोई भी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो फूड में एंटर हो जाता है, फूड से वो जब बॉडी में एंटर हो जाता है तो उसकी सबसे बड़ी सिम्टम क्या होती है, उससे फीवर हो जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है डिपेंड करता है सिवियरिटी पे, लॉन्ग पीरियड भी हो सकता है, शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकता है। फिर फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन आती हैं। इसमें क्या होते हैं कंजप्शन ऑफ कंटेनिंग बायोटॉक्सिन, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, पॉइजनस सब्सटेंसेस, इनके थ्रू होता है। ठीक है, अगर कोई भी अनइंटेंशनली कोई मेटाबॉलिक प्रोडक्ट हो सकते हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस फूड में एंटर हो जाए तो थ्रू आपको पता ही है रेस्टोरेंट्स में स्प्रेज होते हैं, कुछ ना कुछ किया जाता है, अगर उनके थ्रू कोई चीज फूड में एंटर हो जाए तो उससे जो है फूड बॉर्न इंटॉक्सिकेशन कॉज होती है। ठीक है, इवेंट्स ऑफ फूड बॉर्न डिजीज का ये फ्लो चार्ट दिखाया हुआ है। रिसर्वियर ऑफ पैथोजन होता है जब फूड को कंटेमिनेट कर देता है, तो उसमें सबसे पहले दो चीजें हो सकती हैं, या वायरल और पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है, फिर उसके बाद ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया होती है। ग्रोथ ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया के आगे फर्दर दो कैटेगरीज हो सकते हैं, फूड प्लस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हो सकता है या फूड या टॉक्सिन्स के थ्रू हो सकता है। जो फूड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है तो वो इन्फेक्शन होते हैं। इन्फेक्शन जो है वो फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, इन्वेजिव इन्फेक्शन होता है, टॉक्सिको इन्फेक्शन हो सकता है, और फिर जो फूड और जो टॉक्सिन्स के थ्रू होता है वो माइकोटॉक्सिन होता है, वो इंटॉक्सिफिकेशन जो होता है इंटॉक्सिकेशन कॉज करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मेन कॉजेज ऑफ फूड बॉर्न डिजीज। क्रॉस कंटेमिनेशन, ये चीज बहुत ही फैक्टर होता है, फिर टेम्परेचर भी होता है, पर्सनल हाइजीन, ये सब चीजें होती है। क्रॉस कंटेमिनेशन क्या होती है, when microorganism transferred from one surface of food to another। ठीक है, एक फूड है या कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है उसने वो कंज्यूम कर लिया है, तो अगर उसी को एक बंदा इफेक्ट हो गया है लेकिन वो फूड उधर ही पड़ा है और फिर दूसरा एक और बंदा वो फूड कंज्यूम कर लेता है तो उसके थ्रू भी ये इसको कहते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन। फिर टेम्परेचर का बहुत रोल होता है कि टेम्परेचर अगर आपने एक फूड छोड़ा हुआ है तो उसमें नेचुरली कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब आ जाता है, कोई भी पैथोजन आ जाता है तो उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि अगर इतना टेम्परेचर नहीं है उसको टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग मिल जाता है ग्रो करने के लिए, तो वो फूड के अंदर ऑब्वियसली कंटेमिनेशन उसमें जो है वो हो जाएगी और वो फिर हम जो है हम लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आ जाता है पर्सनल हाइजीन में क्या होता है कि हम लोगों ने उसको फूड को कैरी
कैरी कैसे करना है, अपनी हमारी पर्सनल हाइजीन कैसी है, उस चीज पे ये चीज डिपेंड करती है। बैक्टीरिया से होती है फूड जो है वो फिर इस तरह इन्फेक्ट हो जाता है। जो सबसे पहले एग्जांपल इसी के कि हम लोगों की हेल्थ ही अच्छी नहीं है, और जो हम लोगों को अगर कोई मसला हुआ है, कोई बीमारी इन्फेक्शन हुआ हुआ है, तो वायरल इन्फेक्शन है या कुछ भी है, वो स्प्रेड आउट हो जाता है और उससे फूड कंटेमिनेट हो जाता है। टाइप्स ऑफ कंटेमिनेंट्स बायोलॉजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं। बायोलॉजिकल में क्या आ सकते हैं? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स, बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स आते हैं। ये सबसे ज्यादा किन में होती है, किन में बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स होते हैं? सी फूड में सबसे ज्यादा होते हैं, मशरूम्स में होती हैं। मशरूम की मुझे एक टाइप याद नहीं आ रही है जिसको, उसका एक स्पेसिफिक नेम है जिसको खाने से इंस्टेंट डेथ हो जाती है, पता नहीं उसको डेथ एंजल कहते हैं, कुछ इस तरह करके उसका नाम है, मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, पर है कोई इसकी टाइप ऐसी है। फिर उसके बाद आता है केमिकल कंटेमिनेंट्स, नॉर्मली फाउंड इन रेस्टोरेंट। ये जो है वही बात है कि जो पेस्टिसाइड्स रखे होते हैं, उन्होंने स्प्रेज रखे होते हैं, कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से वो फूड को कंटेमिनेट कर देते हैं, ठीक है। उसमें आ जाते हैं टॉक्सिक मेटल्स आ जाते हैं, पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं केमिकल कंटेमिनेंट में। फिजिकल कंटेमिनेंट में होते हैं एनी फॉरेन ऑब्जेक्ट जो कि फूड में चला जाता है, लाइक हेयर, स्टेपल वायर, डस्ट, एनीथिंग जो रेस्टोरेंट में होता है, ठीक है, ये वाला इशू। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स, ठीक है। बायोलॉजिकल कंटेमिनेंट्स में बैक्टीरिया से कौन कौन से इन्फेक्शन जो होते हैं, मसले होते हैं, ये सारे उनके नाम बताए हुए हैं। वायरस जो है वायरल कौन से होते हैं, फंजाई से कौन कौन से होते हैं, पैरासिटिक कौन कौन से होते हैं, ये सबका इसमें बताया। हम वन बाय वन इनको करेंगे। सबसे पहला बैक्टीरिया का देखेंगे। बैक्टीरिया से कौन सा होता है, तो उसमें आ जाता है क्लोस्ट्रेडियम ब्यूटिलिनम। ये भी कॉमन है, इसका भी आपको पता होना चाहिए। एनारोबिक होते हैं। अब एनारोबिक कौन से होते हैं? जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी जो है वो एक्टिव रहते हैं, ठीक है। एक एनारोबिक होते हैं, एक एरोबिक होते हैं। एरोबिक जो होते हैं उनको अपनी एक्टिविटीज को कंटिन्यू रखने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। सो हियर दिस वन इज एन एरोबिक, जिनको ऑक्सीजन की इतनी जरूरत नहीं होती है, वो विदाउट ऑक्सीजन भी जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बैक्टीरिया इंटॉक्सिकेशन होती है, उसका टाइम होता है 12 से 36 आवर्स के अंदर अंदर ये अपना काम कर देती है। उसके बाद इसकी सिम्टम्स बताए हुए हैं, डिजीनेस, डबल विजन, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड स्वेलिंग। उसके बाद आ जाते हैं इसकी जो सोर्सेज हैं, कैंड फूड्स हैं, वैक्यूम पैक्ड फूड्स हैं, रेफ्रिजरेटेड फूड्स हैं। इसलिए कहते होते हैं इस तरह के जो फूड हम लोग करते हैं उनको एक इनका स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया होता है कि इस टेम्परेचर के अंदर तक इसको अच्छे से जो कैन फूड होते हैं इनको कुक करना चाहिए, ताकि इसके अंदर ये बैक्टीरिया जो है इसकी ग्रोथ ना हो। इवन जो मीट होता है, मीट का भी इसमें आता है। मैम प्लीज ये एनारोबिक्स को ज्यादा डिस्क्राइब कीजिएगा प्लीज। एनारोबिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरियाज होते हैं जो एनारोबिक, ठीक है। मैंने उसकी स्लाइड्स इसलिए नहीं इसमें ऐड की क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लेंथी था, तो आपको सिंपली एनारोबिक वो होते हैं जो अपनी एक्टिविटी विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, जिनको ऑक्सीजन की इतनी जरूरत नहीं होती है, वो अपनी एक्टिविटी, अपने आप को ग्रो विदाउट ऑक्सीजन कर सकते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ ऑक्सीजन कह लो कि इनमें इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। और जो एरोबिक होते हैं उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अपनी एक्टिविटीज को, अपने आप को ग्रो करने के लिए वो ऑक्सीजन पे रिलाई करते हैं, ठीक है। समझ आ गई? जो बोल भी दिया करो आगे से। जी मैम। जी मैम। उसके बाद आ जाता है इकोलाई, ठीक है, इकोलाई भी है। हमारे ये समझ माशाल्लाह सर। उसके बाद आ जाता है ये पॉइजनस सब्सटेंसेस। उसका ऑनसेट टाइम जो है 3 to 8 days होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ये भी दिखा टाइम कम है। एनारोबिक होता है। सिम्टम्स इसके जो है ये सिम्टम्स हैं इसके सारे बताए होंगे। फिर उसके बाद आ जाता है
फूड सिक्योरिटी मैं आपको समझाती हूँ अगली स्लाइड्स में, वो भी आ रहा है, थोड़ा वेट कर लो और अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद आ जाता है लिस्टरोसिस। तो ये जो होती है ये भी एनारोबिक बैक्टीरिया होता है, ठीक है। हाई सॉल्ट फूड्स में होता है, रेफ्रिजरेटेड टेम्परेचर पे भी ग्रो कर सकता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, 3 से 70 डेज इसका टाइम होता है। और उसके बाद आ जाती है कि इसके सिम्टम्स बताए हुए हैं, फूड सोर्स बताया हुआ है कि किन के थ्रू होता है। अब इनको एक एक को अगर मैं करने बैठूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। साल्मोनेलोसिस, ठीक है, इसमें आ जाता है, ये भी एनारोबिक होता है। इसके फिर सिम्टम्स बताए हुए हैं। ये भी आप लोगों को सिर्फ इसके चाहे नाम अच्छे से याद कर लो इन बैक्टीरिया के, कि ये वाले बैक्टीरिया, अगर मैं पूछूं कि बैक्टीरिया से कौन कौन से जो इन्फेक्शन वो जो कॉज करता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये वाले नाम, ठीक है। सिर्फ ये नाम आप लोग अच्छे से याद कर लो, इनके नाम। वायरस से क्या क्या होता है ये वाले नाम आप लोग याद कर लो। फंजाई से कौन कौन से होते हैं, पैरासाइट से, ठीक है। इसकी डिटेल में आपको सिर्फ एक आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इससे कौन कौन सी, इनके सोर्सेज क्या क्या हैं, ये आपको पता चल जाए, ठीक है, इसलिए बता रही हूँ। उसके बाद आ जाता है शिगेलिया बैक्टीरिया, ये भी एनारोबिक होता है। फिर उसकी ह्यूमन इंटेस्टाइन में होता है, पोल्यूटेड वाटर के थ्रू होता है। फिर सिम्टम्स हैं इसके, सोर्सेज बताए हुए हैं, ये आप लोग सारा इसका देख लेना क्योंकि टाइम कम है। फिर उसके बाद वायरसेस के थ्रू जो डिजीज होती है, अच्छा अगर अभी मुझे कोई क्वेश्चन का आंसर दे देगा तो उसको सेशनल के 2 मार्क्स दे दिए, बाकी सेशनल तो होंगे। कि जो इन्वेल्प होता है, जिसमें मेम्ब्रेन इन्वेल्प्ड होती है, उसके अंदर सारे उसके सेल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं या प्रोकैरियोटिक होते हैं? मैंने इतने दिमाग खपाया हुआ है उस पे, तो आप मुझे अब कोई बता दे। मैम यूकैरियोटिक होते हैं। पक्की बात है? यस मैम, यूकैरियोटिक होते हैं। मैम पक्की बात है। चलो मैं वो वीडियो को दोबारा चेक करके देखूंगी किसने पहले बताया, उसको फिर मैं मार्क्स दे दूंगी। उसके बाद आ जाता है हेपेटाइटिस। अच्छा, हेपेटाइटिस का बताया हुआ है, हेपेटाइटिस ए का बताया हुआ है, लेकिन सीवियरिटी जब हेपेटाइटिस की जाती है तो वो उससे डेथ भी हो सकती है। तो इसका आपने वायरसेस के बस पूरे नेम भी याद रखने हैं, ठीक है। हेपेटाइटिस ए है तो इसमें वायरस कौन सा होता है, हेप्टोवायरस और हेपेटाइटिस ए वायरस, ये चीज भी याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद इसका टाइमिंग बताई हुई है कि 2 से 10 मंथ्स तक ये रहता है। फिर उसके बाद नॉरवॉक वायरस है, इसके सिम्टम्स हैं। और बस आप इसके मैंने बता दिए ना, नाम अच्छे से याद रख लेना। रोटा वायरस, रोटा वायरस को आपने जरूर अच्छे से देखना, ये इंपॉर्टेंट है। रोटा वायरस जो होता है सबसे पहले ये आता है इन्फेंट्स में आता है और चिल्ड्रन को होता है, और ये पर्सन टू पर्सन जो है वो स्प्रेड हो सकता है ये, ठीक है, ये वायरल है। उसके बाद फंजाई से जो मसले होते हैं वो आपको भी पता है कि ब्रेड और ऑरेंजेस इससे अफेक्ट होते हैं, डिस्कलोरेशन होती है, अनप्लेजेंट स्मेल हो जाती है। फिर स्वेरिटीज में से एलर्जीज होती है, इवन के ये कैंसर तक जा सकता है। अगर मोल्ड हो, अल्फा टॉक्सिन जो है वो लिवर डिजीज कॉज कर सकता है, या आपको एमसीक्यूज में आ सकता है, सो इसको याद रखें। उसके बाद यीस्ट का है, यीस्ट में भी जो है आपको एविडेंस ऑफ बबल्स एंड अल्कोहलिक स्मेल और टेस्ट आर साइन वेयर फूड्स हैव बीन प्रेजेंस ऑफ यीस्ट, ये आपको इससे पता चल जाता है कि जो है इसमें यीस्ट प्रेजेंट होती है। मोस्टली ये जो होता है फर्मेंटेड ड्रिंक्स जो होती हैं, जो उसमें बबल्स होते हैं, उसको आप जज कर सकते हैं। जेलीज, हनी सिरप, ये सब कुछ जो है इसमें आता है। बच्चों चैट मुझे बात पे सेंड किया करो, इस तरह मैं बहुत ज्यादा क्यूरोसिटी में चली जाती हूँ कि पता नहीं क्या चैट्स में क्या बातें कर रहे हो आप लोग या क्या पूछ रहे हो। पैरासाइट जो होती है, उसके बाद पैरासाइट्स के थ्रू जो मसले होते हैं वो आगे हैं। उसमें सबसे पहला है साइक्लोस्पोरा, ठीक है, ये वाला आप लोग देख लो। इसके सिम्टम्स हैं फूड, या आपने पैरासाइट का नाम जरूर याद रखना है, ठीक है। बेशक डिटेल याद ना हो लेकिन आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाती है गायरडियासिस, और ये बाजी कौन सा भाई अंदर हुआ है, मियां साहब। अच्छा, इसमें एक चीज है कि एक कंटेमिनेटेड, ये आप इस स्ट्रक्चर को देख लो, इसमें सिस्ट फॉर्मेशन का बताया हुआ है कि सिस्ट बनती कैसे है, ठीक है। ये इसमें ये होता है कि अब कंटेमिनेटेड फूड आप लोगों ने खा लिया है
तो ये मोस्टली हम लोगों के शुक्र है ये इतना मसला नहीं होता, लेकिन जो लोग बाहर पोर्क कंज्यूम करते हैं नॉन मुस्लिम कंट्रीज में जहाँ पोर्क कंज्यूम किया जाता है, उन लोगों को ये वाली ज्यादा डिजीज होती है, प्रोटोजोआ, ये वाला मसला होता है, क्योंकि वो आगे जाके आप इसका पढ़ोगे पोर्क का कि उसकी वजह से क्या क्या और इश्यूज आते हैं, 7th सेमेस्टर में पढ़ोगे आप लोग उसके बारे में, ठीक है। वो इश्यूज का बताया हुआ है। कंटेमिनेटेड फूड कंज्यूम करते हो तो उससे क्या होता है कि ये जो ट्रोपोजोलियस होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं, फिर ये आगे डाइवर्ज होते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है, जब वो इकट्ठे साथ बहुत ज्यादा उनकी ग्रोथ हो जाती है तो वो सिस्ट कॉज कर लेती है, ठीक है। या आगे आप 7th सेमेस्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। उसके बाद आ जाता है ट्राइकोनोसिस, ये भी जो है पैरासाइट्स उसकी वजह से होती है, प्रोटोजोआ की वजह से होती है, पैरासाइट्स की वजह से होती है ये वाली डिजीज, ठीक है। उसके बाद सभी स्टार्ट